गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस। तो ये एक वर्ल्ड बैंक की बाय एनुअल रिपोर्ट है जिसके अंदर बताया गया है कि इंडिया जो है वो 8% से ग्रो करेगा इस आपके फिजिकल ईयर में। और जो है अगले जो है आपका एक टाइम से जो है अगले फिजिकल ईयर से 7.1% जो है वो ग्रोथ होने का अनुमान दिया जा रहा है। ठीक है, तो अब इसमें ही रिपोर्ट में कहा गया है कि जो अभी आपका पिछला फिस्कल गया है उसमें 8.3% इंडिया की ग्रोथ देखने को मिली है। और ये ग्रोथ धीरे धीरे थोड़ी स्लो होगी एज जो है आपकी बिकॉज ऑफ जो है आपकी इकोनॉमी में जो है इन्फ्लेशन आ रहा है। और जो है आपके इंटरनेशनल मार्केट्स में जो है सिचुएशन ठीक नहीं है, क्रूड ऑयल की सिचुएशन ठीक नहीं है, यूक्रेन क्राइसिस है। और तो उसकी वजह से जो है थोड़ा सा आपको जो है कॉन्ट्रैक्शन भी देखने को मिलेगी, जैसे कि ऑफ कोर्स जो है पैंडेमिक के टाइम पर हमको 6.6% की कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिली थी। बट उस लेवल की कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं होगी, बट ग्रोथ में थोड़ी सी जो है वो स्लो हो सकती है आने वाले टाइम में। ठीक है, तो साउथ एशिया में तो वो कह रहे हैं कि ग्रोथ जो है वो स्लो, जो जितनी उन्होंने प्रोजेक्ट की थी उससे स्लो ग्रोथ हुई है ओवरऑल साउथ एशिया के रीजन में। 1% पॉइंट जो है कम ग्रोथ हुई है एज़ कम्पेयर टू जितना उन्होंने प्रोजेक्ट किया था। तो उसके रीजंस भी उन्होंने ये दिए, रशिया की वॉर ऑफ ऑन यूक्रेन और जो है राइजिंग कमोडिटी प्राइसेस, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हैं, फाइनेंशियल सेक्टर वल्नरेबिलिटीज़ हैं। उसकी वजह से जो है साउथ एशिया एज अ होल जो है वो ठीक से ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो ये रिपोर्ट एक्चुअली बायनुअल रिपोर्ट है। बायनुअल मतलब साल में 2 बार आती है। और जो है ये इन डेप्थ एनालिसिस देती है हमारी जो है इस रीजन की इकोनॉमी का, स्टेबिलिटी का, ग्रोथ का, प्रॉस्पेरिटी कैसी हो सकती है इस रीजन में, साउथ एशिया में। उसके लिए रिपोर्ट निकाली जाती है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी देती है और एनालिसिस भी करती है कि आने वाला टाइम कैसा रहेगा इस साउथ एशिया रीजन के लिए। तो इसको निकालता कौन है, प्रिपेयर कौन करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक चीफ इकोनॉमिस्ट फॉर द साउथ एशिया रीजन, जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, वो इस रिपोर्ट को बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कोटा इन प्रमोशंस। तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो है उन्होंने सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को कहा है कि आप डाटा ऑन इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन कलेक्ट करो एससी और एसटी की कैटेगरीज के लिए। ठीक है, तो भी ये मुद्दा है जॉब प्रमोशन का, जो है रिजर्वेशन इन प्रमोशंस का। तो आपको पता है रिजर्वेशन हमारे आर्टिकल 16 सबसेक्शन 4 में डील की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमारी कुछ ना ऐसी जजमेंट्स हैं जो कि प्रमोशन से डील करती हैं, रिजर्वेशन इन प्रमोशन से, तो उनको देखना पड़ेगा हमें। इंदिरा साहनी जजमेंट, तो जिसको मंडल जजमेंट भी कहते हैं, तो उसमें तो कहा था हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है वो नहीं प्रोवाइड की, तो उसको हम नहीं दे सकते। लेकिन 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995 में पास किया गया ताकि इस जजमेंट को नलीफाई किया जा सके, और फिर रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर SC ST दी गई। फिर 85th अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया 2001 में, जिसमें कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी दी गई SC और ST को। ठीक है, मतलब इसमें क्या हो जाएगा कि जैसे अगर एक जनरल कैटेगरी का पर्सन है और एक अगर रिजर्वेशन के कैटेगरी का पर्सन है, तो जो सीनियरिटी है वो रिजर्वेशन कैटेगरी के पर्सन को मिलेगी और उसको रिजर्वेशन होगी प्रमोशन में। फिर एक नागराज जजमेंट आई, वो बहुत फेमस है, आपको याद होगा, 2006 की जजमेंट है। तो 77th और 85th अमेंडमेंट जो एक्ट थे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो उनसे जो लोग तंग हुए, जनरल कैटेगरी के लोग, उन्होंने जाके उसको चैलेंज कर दिया कोर्ट में। तो जो है नागराज जजमेंट में ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, बिल्कुल सही है, ये प्रमोशन होनी चाहिए, रिजर्वेशन होनी चाहिए प्रमोशन में। और लेकिन उन्होंने कुछ क्राइटेरिया दे दिए, उन्होंने कहा कि ये क्राइटेरिया फॉलो करोगे तो ये जो है रिजर्वेशन जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रमोशन में देने में। पहला तो ये दिखाना है आपको कि जो क्लास जिसको आप रिजर्वेशन दे रहे हो प्रमोशन में, क्या वो बैकवर्डनेस है उनमें। दूसरा ये दिखाना है कि वो सच में इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है हमारी सर्विसेज में या जिस भी पोजीशन में उनको प्रमोशन दी जा रही है, रिजर्वेशन दी जा रही है। तीसरा ये भी दिखाना है आपको कि क्या रिजर्वेशन देने से हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन खराब तो नहीं होगी या अफेक्ट तो नहीं होगी। तो ये तीनों अगर आप क्राइटेरिया फॉलो करते हो तो आप रिजर्वेशन प्रमोशन दे सकते हो। फिर 2018 की जो है एक जजमेंट आई, जर्नैल सिंह जजमेंट, उसमें नागराज जजमेंट को मॉडिफाई करते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि स्टेट को कोई क्वांटिफिएबल डेटा दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि SC और ST जो है वो उनकी बैकवर्डनेस है। तो इंदिरा साहनी जो जजमेंट है उसके अंदर बताया गया है कि बाय इम्प्लिसिट जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो है वो जो है
वो सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास हैं। तो जो फर्स्ट कैटेगरी, जो फर्स्ट कंडीशन थी नागराज जजमेंट में, उसको पूरी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एससी और एसटी को जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट या बाय इम्प्लिसिट जो है वो आपके सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। लेकिन फिर भी एक जो है दिक्कत ये रह गई कि जो जैसे दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन में इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, ये कैसे तय किया जाएगा कि वो कैटेगरी के पीपल जो हैं जिनको रिजर्वेशन दी जा रही है वो इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है, ठीक है। तो नागरा जजमेंट में जो है ये क्राइटेरिया था, तो इस पर कन्फ्यूजन थी। उसके लिए अभी जो है जनवरी 2022 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये आई कि आपको डेटा कलेक्ट करना है, उसके बेसिस पर ही आप डिसाइड कर सकते हो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो है वो एडिक्वेटली या इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड हैं किसी भी पोजीशन के लिए या किसी भी सर्विसेज में, तो आपको उसको लिए डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। और पूरी सर्विस को आपको एज एंटायर सर्विस, अब ये नहीं कि पूरे आप आईएएस में देखोगे, आपको जो है कार्डर बेस पे देखना है, ग्रुप बेस पे देखना है एज अ यूनिट, और उसके बेसिस पर आपको डेटा इकट्ठा करके देखना है कि क्या वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड हैं या फिर उनको प्रमोशन में रिजर्वेशन की ज़रूरत है, ठीक है। तो यही जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है उसी को लेके डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो है उन्होंने अब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को कहा है कि आप इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है एससी एसटीज़ की देखो, उसके बेसिस पर ही हम रिजर्वेशन प्रमोशन जो है वो करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लॉन्ग पीरियड एवरेज। तो आईएमडी ने जो है लॉन्ग पीरियड एवरेज के बेसिस पर जो है हमारी मानसून की प्रिडिक्शन करते हुए बोला है कि इस साल भी जो है नॉर्मल मानसून रहेगा। तो मानसून होता है कि आपको ऑफ कोर्स आपको पता होगा रेनफॉल सीजन, तो साउथ वेस्ट मानसून होता है जून से सितंबर के बीच में, फिर रिट्रीटिंग मानसून होता है अक्टूबर से नवंबर के बीच में। लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या होता है? तो लॉन्ग पीरियड एवरेज निकाला जाता है और उसी के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि क्या मानसून नॉर्मल होगा, बिलो नॉर्मल होगा या अबव नॉर्मल होगा। तो ये डेफिनेशंस कहाँ से आएंगी, नॉर्मल है कि बिलो नॉर्मल है या अबव नॉर्मल, ये लॉन्ग पीरियड एवरेज के बेसिस पर ही आएंगी। तो होता क्या है कि पिछले समझ लो 30 सालों में या पिछले 50 सालों में जितनी भी हर साल रेनफॉल हुई है उसकी एवरेज, लॉन्ग पीरियड एवरेज निकाली जाती है और उसके हिसाब से ही जो है वो बेस जो है क्राइटेरिया बताया जाता है कि क्या नॉर्मल, बिलो नॉर्मल या अबव नॉर्मल मानसून होने वाला है। तो जैसे जो अभी करंट प्रेडिक्शन की है कि नॉर्मल होगा मानसून, इसको ये कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे हमने लॉन्ग पीरियड एवरेज निकाला 1971 से लेके 2020 के पीरियड में हमने देखा कि कितनी बारिश हुई है, उसके बेसिस पे हमने एवरेज निकाल के लॉन्ग पीरियड एवरेज का जो है उसके बेसिस पे हमने जजमेंट दी है, ठीक है, आईएमडी ने ऑफ कोर्स। तो अब कैसे डिसाइड किया जाता है मानसून की प्रेडिक्शन कितने परसेंट से अगर समझ लो कम हो तो जो है उसको डेफिशिएंट कहा जाता है या एक्सेस या फिर नॉर्मल कैसे कहा जाता है? तो मानसून को नॉर्मल या डेफिशिएंट जो है लॉन्ग पीरियड एवरेज के बेसिस पे ही डिक्लेयर किया जाता है। और लॉन्ग पीरियड एवरेज जो है वो एवरेज रेनफॉल रिसीव्ड बाय द कंट्री होता है फॉर अ 50 ईयर पीरियड, ठीक है। तो अगर आपकी लॉन्ग पीरियड एवरेज समझ लो आ रही है कि 100 सेंटीमीटर्स, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, आ रही है 100 सेंटीमीटर्स, तो अगर आपकी 90% तक, मतलब 90 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का 90% कितना हुआ, 90 सेंटीमीटर, तो अगर आपकी 90 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होने का अनुमान है उस साल तो उसको आप कहोगे कि डेफिशिएंट रेनफॉल है। और अगर आपका 110% से ज़्यादा जो है, मतलब 100% का 110 कितना हुआ, 110 हुआ ऑफ कोर्स, तो अगर 110 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होने का अनुमान है उस साल तो आप ये कहोगे कंट्री में एक्सेस रेनफॉल हुई है। और अगर 96% से 104% का जो है एलपीए हुआ तो आप कहोगे कि ये नॉर्मल रेनफॉल है, ठीक है। तो अब जो मैं आपको 100 अज्यूम करके चल रहा हूँ कि कंट्री में 100 सेंटीमीटर जो है वो रेनफॉल होती है, तो एक्चुअली 100 नहीं है। आईएमडी के हिसाब से पहले क्राइटेरिया था 89 सेंटीमीटर्स का, बट अब क्राइटेरिया है 88 सेंटीमीटर्स का। तो जो नॉर्मल है मतलब वो 88 सेंटीमीटर्स एवरेज आ रहा है आपका लॉन्ग पीरियड एवरेज, उसी के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि अगर समझ लो 88% जो है 88% का जो 88 सेंटीमीटर्स का 90% से 90% जितना होता है, अगर उससे कम हो रही है तो आप डेफिशिएंट रेनफॉल मानोगे, उससे 110% से ज़्यादा हो रही है 88 सेंटीमीटर्स के तो आप कहोगे एक्सेस रेनफॉल है, ठीक है। या फिर 96 से अगर 104% के बीच में हुई 88 सेंटीमीटर्स के तो आप कहोगे कि ये नॉर्मल रेनफॉल है, ठीक है। तो इसी बेसिस पर जो है क्राइटेरिया जो है ये डिसाइड किया जाता है। तो आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो एस्टैब्लिश्ड 1875 में इसको एस्टैब्लिश किया गया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर, और आपको पता ही है मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस, वेदर फॉरकास्टिंग और सिस्मोलॉजी के लिए ये काम करता है।
नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू प्रूफ जेनोसाइड। तो आपको पता है कि यूएस और यूक्रेन दोनों अक्यूज़ कर रहे हैं रशिया को कि वो रशिया ने वहाँ पर यूक्रेन में जेनोसाइड कमिट किया है। तो 1948 का जेनोसाइड कन्वेंशन ये कहता है कि जेनोसाइड वो क्राइम है जो आपने जानबूझकर विद इंटेंट किया है किसी भी नेशनैलिटी को, एथनिसिटी को, रेशियल ग्रुप को या रिलीजियस ग्रुप को आपने अगर डिस्ट्रॉय करने के लिए इंटेंटफुली जो है अगर आपने किया है तो है उसको आप कहोगे जेनोसाइड। ठीक है। तो अब जैसे कंबोडियन खमेर वॉर जो है वो वॉर थी, उसमें जो है चैम पीपल को जो है माइनॉरिटी चैम पीपल को और वियतनामीज को जो है वो जो मारा गया था उसको कहा जाता था कि वो जेनोसाइड है। ठीक है। ऐसे और बहुत से एग्जांपल्स हैं ऑफ कोर्स। तो इसमें होता क्या है कि सिर्फ जान से मारना ही नहीं होता, किलिंग ही नहीं होता, बट आप सीरियसली बॉडीली या मेंटल हार्म भी अगर कर रहे हो उन पर्टिकुलर ग्रुप्स का जानबूझकर विद एन इंटेंट टू डिस्ट्रॉय देम, तो भी आप उसको जेनोसाइड की कैटेगरी में डाल सकते हो। तो कैसे प्रूव किया जाएगा? जेनोसाइड को प्रूव करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि विक्टिम्स को पहले तो ये दिखाना पड़ेगा कि विक्टिम्स यस एक डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ पीपल थे जो कि नेशनल थे या एथनिसिटी उनकी अलग थी या रेशियली अलग या फिर रिलीजियसली अलग ग्रुप था, उनको जानबूझकर टारगेट किया गया है। तो ये भी दिखाना पड़ता है कि यस इंटेंट, स्पेसिफिक इंटेंट भी यही था कि उन लोगों को टारगेट करना। तो जेनोसाइड को प्रूव करना इसीलिए बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रधानमंत्री संग्रहालय। तो पीएम मोदी जो है उन्होंने प्रधानमंत्री संग्रहालय का जो है वो इनाग्रेट किया है। तो ये हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर आज तक हुए हैं इंडिपेंडेंस के बाद से, उन सबको जो है कंट्रीब्यूशन उनकी लाइफ को जो है वो दिखाने के लिए बनाया गया है। तो ये आपका जो 3 मूर्ति भवन है उसमें ब्लॉक 1 बनाया गया, उसके साथ ही एक ब्लॉक 2 भी बनाया गया और उसी में ही प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया गया है। ठीक है। तो इसको में एक लोगो बनाया गया है धर्म चक्र का, जिसको लोग पकड़ के खड़े हैं। तो एक तरह से हमारी डेमोक्रेसी और नेशन को जो है ये सिम्बलाइज करता है। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है माकम अधिशेषिया अवार्ड। तो प्रभात पटनायक बहुत ही फेमस पॉलिटिकल और कमेंटेटर हैं और इकोनॉमिस्ट हैं, तो उनको मालकॉम अधिशेषिया अवार्ड इस बार मिला है। तो ये अवार्ड जो है किसी भी एक सोशल साइंटिस्ट को डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंटल स्टडीज़ के लिए दिया जाता है। तो ये जो आपके प्रभात पटनायक जी हैं, ये सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज़ एंड प्लानिंग स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में पढ़ाते हैं, जेएनयू में ऑफ कोर्स। और जो है मालकम सत्यानाथन अधिशेषिया जो है वो एक इंडियन डेवलपमेंटल इकोनॉमिस्ट थे खुद और एजुकेटर भी थे। 1976 में उनको पद्म भूषण दिया गया था, उन्हीं के नाम पर यह अवार्ड चलता है। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is South Asia Economic Focus. So this is a report by World Bank. It is released biannually, and this report is projecting that India is going to grow at the rate of 8% over the current fiscal year, and from next year, India's growth level would be 7.1% in the next fiscal year, of course. So this is being said by the South Asia Economic Focus report of the World Bank. So India is also estimated to grow at 8.3% in the fiscal year, which has just passed. So last year we have grown at 8.3%, and for South Asia region as a whole, the growth is expected to be slower than the projected one. Okay, so World Bank, whatever the growth level they projected for South Asia region, actual growth was 1% less than that projected growth. Okay, so they have also attributed the reasons behind this slowdown in South Asia region. So Russia's war on Ukraine, rising commodity prices, bottlenecks to supply, etc., and even financial sector vulnerabilities are responsible for slowdown in the South Asian region. Okay. So about this report, this is also obviously a biannual economic report, and it takes an in-depth analysis of economic topic of the relevance in this region. It provides key economic indicators for South Asia, and it also provides important background information and timely analysis of key indicators of the economy in this region. So Office of Chief Economist for the South Asia region prepares this report on behalf of the World Bank, and they release this in the form of South Asia Economic Focus. So the next topic is quota in promotions. So Department of Personnel and Training has asked all government departments, the central government departments of course, to collect data on inadequacy of representation of SC and ST categories. Okay, so you know that reservation in India is mentioned, or it is
of course, covered by the Article 16 or subsection 4 of the Constitution of India. But there are certain uh, judgments with respect to reservation in promotion. So this topic is about reservation in promotions. So Indira Sahni judgment in 1992 said, we also call it the bundle judgment. So it also said that Article 16 subsection 4 of the Constitution may provide for reservation, but it is not providing for the reservation in promotions. Okay, so that's why to override this Indira Sahni judgment's reservation in promotion case, 77th Constitutional Amendment Act was passed by the Parliament in 1995, and it provided for reservation in promotions for SCs and STs. So later on in 85th Amendment Act of 2001 also, consequential seniority was provided to SCs, STs in the matters of reservation in promotion. So those who of the general class people, they went to the court against the 77th and 85th Amendment Act. And that's why in 2006 this Nagaraj judgment came, and of course it validated the Parliament's decision to extend reservation in promotions to SC/ST, but they made it contingent upon three conditions. So first condition was that the state must show that these categories who are being provided reservation in promotions, they are actually backward. So you have to prove the backwardness of that class. The second one was, of course, that you have to prove that they are inadequately represented in the position or service for which the reservations are and promotions are being granted to them. And the third one was, of course, that reservations should not affect the overall efficiency of the administration. Okay, so in Jarnail Singh judgment of 2018, the Supreme Court modified its own Nagaraj judgment, and it said that the state does not need to produce any quantifiable data to prove the backwardness of SCs and STs, because the Constitution itself and even the Indira Sahni case has also said that the SCs and STs are socially and educationally backward implicitly. Okay, you do not need to prove that they are socially and educationally backward. They are by default they are considered as socially and educationally backward. Okay, but there was still confusion regarding the second point of Nagaraj judgment, that is the inadequate representation. So how would you prove that they are inadequately represented? So that's why this Supreme Court, the people and even many central governments and many state governments and the central government moved to the Supreme Court for clearing the air over this term inadequate representation. So in January 2022, Supreme Court held that collection of data to determine the will determine the inadequacy of representation of SC/STs in the government. And the court also said that cadre and not class should be the criteria for collection of data. Okay, so you have to see the group as a whole and not the entire service. You do not need to see that that this particular category of people are not represented in the IAS. You have to see the cadre or the group. Okay, so that's why it also left this matter to the state and central government to assess the inadequacy of representation of SC/STs to the promotional post. So that's why this DOPT is asking for the central government departments to collect data on inadequacy of representation of SC and ST category people. Okay. So now let us the next topic, which is long period average. So as per the IMD, the country is poised to receive normal monsoon in this season, and this is based upon the long period average data. Okay, so you know that monsoon is the rainfall season. It occurs in two formats. The first is, of course, the southwest monsoon season, which occurs between June and September, and the retreating monsoon season that it occurs in October and November period. Okay, so what is the long period average? So basically, this is the average that you have taken for the last, let's say, 50 years. So that's why it's called long period average of rainfall. And based upon that, if the average number is less than a certain point, then you consider that it will be deficient rainfall in this season. And if that amount is greater than the long period average, we will consider it as excess rainfall. We are going to discuss that also. Okay, so long period average is basically the
average taken off for the average rainfall taken for a period of let's say 30 years or 50 years. Okay, so for of course this current prediction that the IMD has made, they have taken the long period average of 90 of the rainfall between 1971 to 2020 period. Okay, so let's assume that 100 centimeter comes out to be the long period average of these last 50 years. I'm just taking 100 centimeters for the sake of convenience. Okay, so let's say, how will IMD decide that it will be normal period or normal monsoon or deficient monsoon? So if the amount of rainfall will be below 90% of the LPA, so we have taken the LPA to be 100 centimeters. So if it is if it is below 90 centimeters in any year, then we would consider that year to be of deficient rainfall. Similarly, for excess rainfall, it should be more than 110% of LPA. So now this year we have considered it to be normal rainfall. So if the rainfall is 96%, is between the 96% to 104% of LPA, then we consider it normal rainfall. So I have just taken it 100 centimeters just for the sake of convenience, but actually the long period average comes out to be 88 centimeters. So the 90% or 110% or 96 to 104%, all these criteria would be calculated on the basis of this 88 centimeters, which is the long period average. Okay, so this Indian Meteorological Department, you know that it was established in 1875, and it is an agency which works under the Ministry of Earth Sciences. So the next topic is how to prove genocide. So US and Ukraine both are accusing Russia of committing genocide in Ukraine. But what is genocide? So as per the Genocide Convention of 1948, it is an act which is committed with a deliberate intent. Okay, so intent should be there to destroy in whole or in part any nationality, ethnicity, racial group, or any religious group. So the intent must be there to destroy them either in whole or in part. So that is what we call genocide. Okay, so it does not really mean that you just kill them all, to kill the members of that entire group. You can also you can also cause any serious bodily or mental harm to them. That would also be a genocide. Okay, so but it is very difficult to prove. Why it is difficult to prove? First, you have to show that the victims which have been targeted were were having a distinct nationality, ethnicity, racial or religious group, and it is very hard to show that there was a deliberate intent, a specific intent to target this particular group of people. Okay, that's why it is difficult to prove a genocide. Okay, so the next topic is Pradhan Mantri Sangrahalaya. So PM Modi has recently inaugurated this Pradhan Mantri Sangrahalaya. It is basically a museum in which all the lives and contributions of India's prime ministers after independence have been kept, and it is basically a tribute to every prime minister of India, and it is integrating the erstwhile Teen Murti Bhavan, and it has been designated as the Block 1, and the newly constructed Block 2 is also amalgamated to form this entire Pradhan Mantri Sangrahalaya. Okay, so it also has a logo in which the people of India are holding Dharma Chakra. It symbolizes the nation and democracy of India. Okay. So the next topic is Malcolm Adis Asia Award. So a renowned economist and political commentator Prabhat Patnaik has been selected for the Malcolm Adis Asia Award this year. So this award is basically given to any outstanding social scientist for distinguished contributions to developmental studies. Okay, so you know that Prabhat Patnaik ji teaches at Center for Economic Studies and Planning in the School of Social Sciences, that is at the JNU, that is the JNU, and this Malcolm Satyanand Adis Asia Ji was an Indian developmental economist and educator also, and he was also awarded the Padma Bhushan in 1976, and this award is named after him. Okay. So these were our topics for today. Also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.